हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्वेशंस क्या होती थी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशंस क्या होती थी? हमने क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते थे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड के सिंबल से आपस में जोड़ते थे तो जो एक्सप्रेशन मिलता था वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 2x + 3y, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। 2x² - 3yz, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही हम बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी लिख सकते हैं। 4xy हो गया, ठीक है, या 5y + 6z - 2x, ये सब हमारे होते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो हो गए हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इक्वेशंस क्या होती थी? देखो, इक्वेशंस में क्या होता था कि मान लेते हैं हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x - 3y, ठीक है, और एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिया, वो है हमारे पास 3x - 2। तो क्या होगा जब हम किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में इक्वेट कर देते? यानी कि हमने क्या लिखा, इधर हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा पहले वाला, ठीक है, इधर हमने जो सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा ये लिया, और दोनों के बीच में लिख दिया इक्वल साइन। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन। अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ये होगी हमारी इक्वेशन। क्यों हो गई ये इक्वेशन? देखो, इक्वेशन के लिए क्या है मेन, एक तो उसमें LHS होना चाहिए, यानी कि एक तो उसमें सबसे पहले इक्वल का साइन आना चाहिए। ठीक है, इक्वल के साइन की तरफ जो पार्ट होता है वो हमारा LHS होता है, इक्वल के राइट साइड में जो होगा वो हमारा RHS। तो इक्वेशन बनने के लिए उसमें इक्वल का साइन आना चाहिए, LHS और RHS। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे 2x - 3y एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब जरूरी नहीं इसे किसी दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल ही रखना है। अगर हम इसको इक्वल 0 रख देंगे तो भी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो इक्वेशन में को पहचानने के लिए सिर्फ हमें क्या देखना होगा कि भाई इक्वेशंस के अंदर इक्वल का साइन आ रहा हो, ठीक है, एक तो उसमें इक्वल का साइन आ रहा हो और उसमें LHS वाला पार्ट हो और RHS वाला पार्ट कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब हम जैसे यहाँ पे इक्वेशंस की अगर लिखने की बात करें, जैसे 2x - 3y एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, 2x + 3y = 6x, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। ये भी क्या है? एक इक्वेशन ही है। अगर हम ऐसे लिखे x² + y² + z² = 0, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वल साइन, राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x² + y² + z², तो ये भी क्या है? एक इक्वेशन। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे 2x - 6y + 3 इक्वल, और ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या ये इक्वेशन बना? तो देखो भाई, यहाँ पे इक्वल के इस तरफ तो कुछ भी नहीं लिखा, इक्वल के RHS में कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना जरूरी है, चाहे वो 0 हो या कोई नंबर हो या कुछ वेरिएबल हो, कुछ भी हो, तो 0 रख देते तो ये इक्वेशन बन गया। तो ये तो था हमारा इक्वेशन। फिर यहाँ पे कुछ आते हैं, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये लीनियर का मतलब होता है। तो देखो, वेरिएबल्स क्या होंगे, अब हम बात करते हैं। इक्वेशन तो हमने समझ लिया, अब इक्वेशंस क्या होती थी? वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3 = 0, ठीक है, और एक मैंने लिखा यहाँ पे दूसरा इक्वेशन 3x - 2y = 6। तो देखो, वेरिएबल्स क्या है कि जो भी अननोन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे x है, ये x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। और इस वाली इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? मतलब जो अल्फाबेट आते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट क्या है? x एंड y, तो x एंड y क्या है इस केस में? वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये हमारे इक्वेशन के अंदर भाई यहाँ पे कितने वेरिएबल आ रहा है? यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है। इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर मैं एक इक्वेशन इस तरीके से लिखता हूँ 2x + 3y = 4z, तो देखो ये इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हमारे? x, y, z। तो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं? 3 वेरिएबल्स। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि भाई वो इक्वेशन तो होगी, लीनियर से मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन, जैसे 3x - 2y = 6, ये इक्वेशन है, लेकिन लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज
1। मतलब कि जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x एंड y, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में 1 ही है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 3 = 0, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये भी क्या है, ये दोनों इक्वेशन हमारा लीनियर का एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन। अब एक एग्जाम्पल और लिए, सपोज करो x² + 3x = 2। तो देखो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं इस टर्म में देखूँ तो x की पावर क्या है, 1, और यहाँ पे देखूँ तो x की पावर क्या है, 2। तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर तो 2 है ना, लेकिन हमने लीनियर के लिए क्या पढ़ा था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम तो चाहे 0 हो जाए, लेकिन हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, 1, 1 से ज़्यादा नहीं। तो देखो यहाँ पे 1 तो है, लेकिन हाईएस्ट तो 2 है ना, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इतना पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। और क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल आ रहा हो, और क्योंकि लीनियर है तो क्या होगा, उसकी हाईएस्ट पावर 1। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस तरीके से है 2x - 3 = 0, ठीक है, या फिर 4y = क्या, 6, तो इस टाइप के जो भी इक्वेशंस आएंगी वो क्या कहलाएंगे, हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर लूँ, तो देखो सबसे पहली बात, क्या ये इक्वेशन है, तो देखो ये इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, आरएचएस में भी कुछ लिखा है और एलएचएस में भी कुछ है, तो ये हमारी इक्वेशन तो है। क्या वन वेरिएबल है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक ही तो वेरिएबल आ रहा है पूरे इक्वेशन में, x, तो ये क्या है, वन वेरिएबल में है। और क्या ये लीनियर है, तो देखो वेरिएबल जो आया उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में देखो भाई, यहाँ पे वेरिएबल एक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है, और एलएचएस भी है, आरएचएस भी है, और इक्वल का साइन भी है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर मैंने अब इसको ऐसे लिख दिया 2x² + 3 = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो देखो ये इक्वेशन तो है, क्योंकि यहाँ पे भाई एलएचएस है, आरएचएस है, इक्वल का साइन है। अच्छा, यहाँ पे वन वेरिएबल भी है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, x है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये हमारा इक्वेशन तो है वन वेरिएबल में ही, लेकिन ये क्या है, नॉट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि उसमें जो भी वेरिएबल्स आ रहे होंगे उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, और वन वेरिएबल का मतलब है कि पूरे ही इक्वेशन में या तो भाई x आ रहा है तो x ही आए, y है तो y ही आए, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हमारे किसके एग्जांपल थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसका एक हम जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं, जनरल फॉर्म यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसमें सारी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जनरल फॉर्म क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारी ax + b = 0 वाली फॉर्म की है, अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे इस टाइप की इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। जहां पर ये जो a एंड b है, ये a एंड b तो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो x है, ये x है हमारा यहाँ पे वेरिएबल, ठीक। और तीसरी कंडीशन ये कि जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, यानी कि a क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब a भी रियल नंबर्स होंगे तो b 0 हो सकता है, लेकिन a पे कंडीशन है कि भाई a कुछ भी नंबर हो सकता है, बस क्या ना हो, 0 ना हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं अब इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाऊं, मान लेते हैं यहाँ पे बताया a एंड b रियल नंबर्स होंगे, बस a को 0 नहीं लेना। तो जैसे सपोज करो अगर a 2 लिया और b 3 लिया, तो देखो क्या बन जाएगी, 2x + 3 = 0, एक इक्वेशन मिल गई इससे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे a को सपोज करो 5 ले लेते हैं,
अब देखो भाई कंडीशन ए पे थी कि ए जीरो नहीं हो सकता, लेकिन बी पे तो कोई कंडीशन नहीं, इसका मतलब बी जीरो हो सकता है। और देखो जीरो एक रियल नंबर है, तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी अब क्या मिलेगी, ए की जगह वैल्यू रखेंगे तो 5x, बी की जगह जीरो रखेंगे 0। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला 5x इक्वल टू 0। तो ये जो मिला ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ही है वन वेरिएबल्स में। अब बात करते हैं कि ये ए नॉट इक्वल टू 0 ये क्यों नहीं हो सकता। तो देखो अभी हमने इसका जनरल फॉर्म पढ़ा या ये कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, ये क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। मान लेते हैं अगर मैं ए को 0 ले लेता हूं और बी को मैंने कुछ भी नंबर ले लिया 2। अब क्या होगा जब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो देखो यहाँ पे ए, इसका मतलब 0 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है, तो ये 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिला 2 इक्वल टू 0। तो क्या ये 2 इक्वल टू 0, क्या ये एक इक्वेशन है? भाई पहली बात तो ये कि जो 2 है वो 0 के बराबर होता ही नहीं, तो ये तो एक इक्वेशन बनी ही नहीं, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे ए एंड बी को दोनों को 0 लेते तो क्या होता, तो देखो ये पूरा इधर एलएचएस में 0 बन जाता, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब ये बराबर तो है भाई, 0 0 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की कोई हाईएस्ट पावर ही नहीं है यहाँ पे, तो ये फिर लीनियर नहीं बन पाएगा। फिर तो ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट इक्वेशन है एक तरीके से, कि 0 0 के बराबर होता है। तो अगर ए को 0 लेते हैं और बी को नॉन जीरो नंबर, तो वो इक्वेशन बन ही नहीं पाती, ये तो नॉट इक्वल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और दोनों को 0 लेते हैं तो भाई वो 0 इक्वल टू 0, लेकिन उसमें वेरिएबल ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि ए को हम 0 नहीं ले सकते, बाकी बी क्या हो, बी कोई भी रियल नंबर हो, ए कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए क्या नहीं होना चाहिए, बस 0। तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा कि कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के टाइप की है, यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की है, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। एग्जांपल्स जैसे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। √3x प्लस 6/7 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही 2x इक्वल टू -3/5, ये जितने भी एग्जाम्पल है इस टाइप के, ये क्या है, हमारे लीनियर इक्वेशन की है। अब देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया y-3 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ही है। बस अब क्या हुआ, अभी तक मैं वेरिएबल x ले रहा था, अब मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल y। तो वेरिएबल हमारा x y z कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब हम एक इक्वेशन लिखेंगे तो उस कंप्लीट इक्वेशन में जो वेरिएबल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक ही रहे। ऐसा ना हो कि दो दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ गए। तो अगर एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आते हैं जो हमें सिलेबस में यहाँ पे पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पे, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में। यहाँ पे हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे। बस हमें क्या पढ़ना है, इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा। सबसे पहले हम इसका एक जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जनरल फॉर्म, या फिर ये भी कह सकते हैं हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की है, इस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो जहां पे जो वेरिएबल है, इस में जो एक्स वाई है वो तो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स। देखो दो वेरिएबल्स बोला, तो दो वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई। और देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए क्या बन गया इक्वेशन, तो इसलिए क्योंकि इक्वल का साइन है, आरएचएस है एलएचएस है, तो इक्वेशन बन गया। 2 वेरिएबल्स था तो एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल आ गए। और लीनियर का मतलब बताया था कि जो भी वेरिएबल होंगे उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए लीनियर। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा एक्स वाई तो वेरिएबल होंगे, ए बी एंड सी ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स। ये क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स, मतलब कि ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू होंगी, ठीक है।
जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -6 -7, या फिर पाई भी हम बोल सकते हैं। पाई भी क्योंकि पाई क्या है, एक 22/7 के बराबर, तो वो भी एक क्या है, कॉन्स्टेंट। तो ABC कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में पढ़ा कि भाई जो A होता है वहाँ पे वो 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है इसमें ABC में, तो देखो C तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो क्या है, A एंड B। तो देखो दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन यहाँ पे A एंड B आर नॉट बोथ 0 साइमल्टेनियसली। देखो इस साइमल्टेनियसली मतलब है एक साथ। मतलब क्या है इसका कि जो A एंड B है, भाई A B C रियल नंबर तो है, ठीक है। अब रियल नंबर में 0 भी आता है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो ये A एंड B है ये हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन बस एक कंडीशन है कि A एंड B नॉट बोथ 0 साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ ये क्या नहीं आना चाहिए, 0 यूज नहीं कर सकते। मतलब किसी भी इक्वेशन में हम ऐसा वाला केस नहीं ले सकते कि भाई A को 0 ले लिया, B को 0 ले लिया, इन दोनों को एक साथ 0 यूज नहीं करना है। तो मैथमेटिकली अगर हम इस स्टेटमेंट को बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि भाई A² + B² का सम जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 नहीं आने का मतलब यही हो गया कि दोनों एक साथ 0 ना हो। क्योंकि ये 0 कब आएगा, अगर A² + B² 0 आ रहा है तो वो कब आ सकता है, जब A भी 0 हो और B भी 0 हो। तो हमने यही बोल दिया कि A² + B² नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है A 0 हो, B कुछ भी नंबर ले ले, या ये भी हो सकता है B को 0 लो और A को कुछ भी नंबर ले ले, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जब हम A एंड B की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो देखो अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं। सपोज करो A को हमने 2 लिया, B को 3 लिया और C को हमने 4 लिया। तो जब हम इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे A B C की वैल्यू रखेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, 2x + 3y + 4 = 0। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे और एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं, सपोज करो A को 0 ले लेते हैं। तो देखो अभी पढ़ा था कि A एंड B दोनों को एक साथ 0 नहीं लेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं A को 0 ले चुका हूं तो अब मैं B को 0 नहीं ले सकता। तो सपोज करो इस बार B को -1 ले लिया और C को हम 3 ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, ये 0 × x, B की जगह क्या आ जाएगा, -1 × y और C क्या 3। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 0 × x -y + 3 = 0। तो ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अच्छा इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई 0 × x क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसे लिखने का कुछ फायदा ही नहीं। तो -y + 3 = 0, ठीक है। तो देखो जब हम A एंड B को 0 लेंगे तो अगर देखा जाए तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हमें 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे B को 0 लेता तो फिर मुझे A को कुछ नंबर लेना पड़ता है, मतलब दोनों को एक साथ 0 नहीं लेंगे। अच्छा ऐसा केस हो सकता है कि A को हमने 3 लिया, B को 0 ले लिया, हाँ C के साथ C 0 जरूर आ सकता है, क्योंकि कंडीशन A एंड B पे थी कि भाई A एंड B एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। B एंड C 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, A एंड C एक साथ 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा लेते हैं तो क्या बनेगा, A की जगह वैल्यू रखेंगे देखो 3x बनेगा, ये 0 × y और ये 0 = 0, तो ये पूरा तो 0 हो गया। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन ली वो क्या बनेगी, 3x = 0। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेंगे तो भाई A एंड B दोनों 0 नहीं होगा। अच्छा ये हम दोनों को 0 क्यों नहीं ले सकते, तो देखो इसका मतलब समझो, अगर हम दोनों को 0 लेते तो ये क्या बनता है, 0x 0y + C = 0। तो देखो ये पूरा 0 ये पूरा 0, तो यहाँ से क्या मिलता है, C = 0। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन आती है जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में पढ़ा था कि भाई जब C = 0 है तो अगर C मान लो 6 हुआ 7 हुआ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ना तो ये लीनियर इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लेते हैं तो फिर वो वैलिड भी नहीं है, भाई अगर मैं C को 6 लेता हूँ तो 6 = 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ 0 नहीं रखते। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारे पास,
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या करना है कि हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, और उन इक्वेशंस को हमें ax plus by plus c equal to 0 वाली फॉर्म में लिखना है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, और साथ के साथ ही जो a b c है, ठीक है, इनकी हमें वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहला पार्ट लेते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट में जैसे हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें ये वाली फॉर्म लेके आनी है, इसका मतलब ये जो इक्वल साइन है इसके जो आरएचएस में है, आरएचएस में क्या होना चाहिए 0। तो देखो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y, तो एलएचएस में था, इक्वल के जो 4.37 है इसे तो हम यहाँ से हटाएंगे तो 0 बन जाएगा। इस वाले टर्म को उठा के हम क्या करेंगे, हमें लेके आना है एलएचएस में। और हमें पता है जब भी हम किसी टर्म का पोजीशन चेंज करते हैं, एलएचएस से आरएचएस में लेके जाए, आरएचएस से एलएचएस में, तो उसका साइन क्या होता है चेंज। तो अभी 4.37 कैसा है पॉजिटिव, तो इधर कैसे आ जाएगा 4.37 माइनस का। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख दिया, यानी कि जनरल फॉर्म में तो हमने लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब हमें इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करते हैं तो a b c का वैल्यू भी निकालना है। तो देखो a किसके बराबर, भाई a क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a तो हो गया हमारा 2 के बराबर, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और c क्या है माइनस 4.37। तो ये आ गई यहाँ से a b c की वैल्यू। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या है x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, इस रूट 3y को यहां से उठाएंगे और कहां लेके आ जाएंगे एलएचएस में। तो ये क्या बन जाएगा x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, बाकी अगर सेम उसी फॉर्म में लिखना हो बिल्कुल एज इट इज, तो इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है 1 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट 3y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म। और जब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a किसके बराबर, भाई a क्या है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x के साथ देखो कुछ भी नहीं था, जब कुछ नहीं होता कोफिशिएंट तो इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है। तो a किसके बराबर 1 के बराबर, b किसके बराबर माइनस रूट 3, और c किसके बराबर माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। देखो क्या करते हैं यहाँ पे हम इन दोनों को उठाएंगे और इसको एलएचएस में लेकर आएंगे, तो 4 माइनस 5x प्लस 3y, क्योंकि जैसे ही एलएचएस में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 5x कैसा है, इसका साइन प्लस, तो इधर आके माइनस, ये क्या है y वाला टर्म देखो नेगेटिव है तो उधर आके पॉजिटिव। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म। तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करते हैं तो a किसके बराबर -5, b किसके बराबर है 3 के, एंड c किसके इक्वल है 4। तो यहाँ से a b c का वैल्यू आ गया। अच्छा इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कई बार हमारा आंसर मैच ना करे, तो देखो वो पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सपोज करो यही इक्वेशन हमें दे रखा था 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। मैंने क्या किया, मैं एलएचएस वाला जो आरएचएस में टर्म है उसे एलएचएस में ना लिख के आके मैंने इस बार उल्टा कर दिया कि जो एलएचएस में टर्म है दे रखी है मैंने उसको उधर पहुंचा दिया। तो क्या बनेगा 5x माइनस 3y माइनस 4। अब इसका जो आरएचएस है वो एलएचएस में लिख दिया और जो एलएचएस में है वो आरएचएस, तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या बन गया 5x प्लस माइनस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं हम किससे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a किसके बराबर 5 के बराबर, b किसके बराबर -3, c किसके बराबर -4।
तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो भी हमारा आंसर सही है। तो देखो जो पहला तरीके में करता है, जब हमने पहले तरीके से करा तो ए की वैल्यू क्या आ रही थी -5, बी की 3 आई थी, सी की 4, और यहाँ पे क्या है 5 - 3 - 4। तो ध्यान से देखो जो वैल्यू यहाँ पे है सेकंड वाले केस में उसका अपोजिट मिल रहा है हर एक वैल्यू में। अगर यहाँ पे माइनस है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5, अगर यहाँ पे 3 है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा -3, अगर यहाँ पे 4 है तो उसका अपोजिट -4। तो जो वैल्यू यहाँ पे है अगर वही वैल्यू हमें अपोजिट साइन में मिल रही है तो भी हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, कई बार हो सकता है आंसर में जो वैल्यू हमारी आ रही होगी वो आंसर से बिल्कुल अपोजिट मिल रहा है तो इसका मतलब तो वो भी हमारा सही होगा, लेकिन सभी वैल्यू अपोजिट मिलनी चाहिए। सपोज करो यहाँ पे a -5 था, b 3 था, c 4, अब हुआ क्या a तो 5 मिल गया, b -3, लेकिन c हमें 4 ही मिल रहा है, तो वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे -5 का अपोजिट मिला 5, यहाँ पे 3 का अपोजिट मिला -3, लेकिन यहाँ पे 4 का 4 मिल रहा है, इसका मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर 4 है तो फिर यहाँ पे -4 ही आना चाहिए, तो ही ये करेक्ट होगा हमारा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आते हैं इसमें फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x बराबर -, 2x इज इक्वल टू y। तो देखो अब इसको क्या करेंगे, 2x - y इज इक्वल टू 0। अब इसको मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखना है। तो देखो 2x प्लस माइनस को मैं -1 इंटू वाई लिख सकता हूँ, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी। कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा हमें 2 के बराबर, b है हमारा कितना -1, एंड c क्या है हमारे पास 0। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था, अच्छा ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, और ये जो लीनियर इक्वेशन है इनको हमें 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखो जब हमने वहाँ पे 2 वेरिएबल की इक्वेशन से इक्वेशन मैंने तो एक लीनियर बनी थी, तो हम लीनियर इक्वेशन को 1 वेरिएबल्स के साथ साथ 2 वेरिएबल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, 2 वेरिएबल्स में जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें इस वाले फॉर्म में लिखना है हर एक इक्वेशन को। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x इज इक्वल टू -5। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी RHS में टर्म दे रखा है उसको LHS में लेकर आएंगे। तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है ना, तो हमें 2 वेरिएबल्स में लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे y तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस x को तो ऐसे रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, तो y वाला टर्म लेके और उसका कोफिशिएंट हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई अगर किसी का कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब क्या है भाई, y इंटू 0 तो एक 0 ही होता है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे y वाला टर्म नहीं था तो y वाला टर्म लिखा, लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या ले लेंगे 0, क्योंकि 0 इंटू वाई क्या होता है 0 ही होता है, और 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 ही तो मिलेगा। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही है, बस यहाँ पे ये 1 वेरिएबल में है, यहाँ पे हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, इन 1 वेरिएबल, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में दे रखा है तो उसको 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सभी 2 वेरिएबल्स को हम 1 वेरिएबल में नहीं लिख सकते। सपोज करो एक इक्वेशन ऐसे दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये 2 वेरिएबल्स में दे रखा है। ठीक है, या ऐसा करो इसे -6 इक्वल टू, मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया, ये 2 वेरिएबल्स में दे रखा है, तो क्या इस इक्वेशन को 1 वेरिएबल में लिख पाओगे, तो इसे हम 1 वेरिएबल में नहीं लिख सकते, तो नॉट रिटन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे ये 1 वेरिएबल्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन 1 वेरिएबल को हम 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट भी करने होंगे। जैसे सेकंड पार्ट हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले तो भाई क्या करेंगे, इसमें ये y था -2 लेके आएंगे, तो y -2 इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो x वाला टर्म लिया और उसमें 0 उसका कोफिशिएंट ले लिया, तो 0 इंटू एक्स प्लस y -2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 वेरिएबल्स। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखो थर्ड पार्ट हमें गिवन है 2x बराबर 3, 2x इज इक्वल टू 3।
तो क्या लिख लेंगे इसको, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, 2x, y वाला टर्म नहीं है तो y वाला टर्म को हमने लिखा है 0 इंटू वाई, और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म। या फिर इसी को हम और लिखना चाहे तो इसको आगे ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दोनों ही हमारे सही है, हम कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी हमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। और फोर्थ पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट इस एग्जाम्पल का, वो है हमारा 5y इज इक्वल टू 2। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है ना, तो 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ तक हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट विद एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।